हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनी चेक से मेरे बच्चों। और आज हम लोग 70 सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत जल्द मेरे बच्चों इस महीने के लास्ट तक सारा बैचेज सब जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है सब खत्म कर लेंगे और मजा आ रहा है पढ़ाकर आपको। एक दो स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि आज भी क्वेश्चन को लिख करके फोटो खींच करके हमें भेजते हैं व्हाट्सएप पे। मैं देख रहा हूं जैसे मणिभूषण हो गए और सब बच्चे हो गए। तो चलिए मेरे बच्चों, एक चीज और आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल टॉपर फिजिक्स का नाम से ज्वाइन हो जाइएगा। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव करके इस पे मैसेज जरूर करिएगा, हलवाई कुछ भी। और प्ले स्टोर से ना नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए। आप लोग ओल्ड वाला इंस्टॉल करके ढूंढते हैं तो मुश्किल हो जाता है, नया वाला इंस्टॉल करिएगा। ओके, चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। ओके, और हमारा इंस्टाग्राम ये है, देख लीजिए, एस मनी पटना के नाम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो शुरू किया जाए मेरे शेर, मेरे बहादुर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो, ठीक है, तो उससे परिमित दूरी पर उत्पन्न होंगे, यानी कहने का मतलब है कि लीनियर लाइन टाइप का सोर्स होगा कोई, तो कैसा वेव फ्रंट उत्पन्न होगा, ये कह रहा है मेरे बच्चों। तो आप लोगों को बढ़िया से पता है कि अगर लीनियर सोर्स होता है, ऐसा करके लीनियर सोर्स, तो उसके कारण जो वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र जो उत्पन्न होता है वो बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना। अनंत पे नहीं पूछ रहा, देखिए सुनिएगा, कैसा भी सोर्स हो, आप लोग पढ़े होंगे कि बिंदु जो सोर्स होता है, बिंदु स्रोत के कारण गोलियां मिलता है और लीनियर रेखिया के कारण बेलनाकार मिलता है तरंगाग्र। लेकिन चाहे बिंदु हो, चाहे रेखिया हो, या कैसा भी सोर्स हो, अगर अनंत दूरी पे तरंगाग्र का आकार पूछा, अनंत पे मेरे बच्चों, तब पक्का वो समतल होगा, याद रखिएगा। लेकिन अनंत पे नहीं पूछ रहा है, परिमित दूरी फिक्स डिस्टेंस पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल, एक का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद देखिए अगला कह रहा, अज्ञात आकार वाले सुदूर, सुदूर मतलब काफी दूर से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होगा। अभी मैंने बताया मेरे बच्चों की समतल होगा, यस और नो, दो का सही आंसर है, क्योंकि सुदूर है, काफी दूर है। देखिए, वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम अननोन सोर्स फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, काफी दूर पे प्रकाश का स्रोत है, तो उससे जो आएगा वेव फ्रंट या तरंगाग्र वो समतल होगा। एक बात और मेरे बच्चों में बता दूं थोड़ा सा आपको, कि बात यहां पे ये है ना मेरे बहादुर बच्चों, कि होता क्या है कि कभी कभी पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो आ रहा है वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र, उसका आकार कैसा होगा। प्लेनर ही होगा, काफी दूर में प्रकाश का स्रोत रहेगा, तो उससे जो तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट आता है वो प्लेन यानी समतल शेप का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा, जब प्रकाश की तीव्रता 1/r² हो तो किस तरह के स्रोत के लिए यह सही है मेरे बच्चों। तो बिंदु स्रोत के लिए याद रखिएगा, पॉइंट सोर्स, जो तीव्रता है ना वो r² का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, r² का व्युत्क्रमानुपाती, जो इंटेंसिटी, जैसे बिंदु स्रोत है तो इससे लाइट निकला, तो आगे जाने पे इंटेंसिटी कम तो जाएगा लाइट का, तो इंटेंसिटी जो बिंदु स्रोत के लिए होता है वो 1/r² का डायरेक्टली r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदु स्रोत। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से याद करके रखिएगा, तभी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ पाएंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है प्रकाश तरंगों की प्रकृति मेरे बच्चों। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, कभी अनुदैर्ध्य तो कभी अनुप्रस्थ, या कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो 4 का सही आंसर मेरे बच्चों डी है, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, 4 का सही आंसर भी होगा अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव, इसका सही आंसर ये होगा, गलती मैंने बोल दिया, सॉरी। इसका सही आंसर भी, प्रकाश जो होता है ना वो ट्रांसवर्स होता है ना, दो तरह का वेव सुने होंगे ना, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स, हिंदी में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य क्या होता है कि जिधर तरंग चलता है ना, कंपन भी उसी दिशा में होती है, और जो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होता है, जिधर तरंग चलता है, वेव चलता है, कंपन जो वाइब्रेशन होता है उसके परपेंडिकुलर में, लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, तो जब प्रकाश चलता है बच्चों तो उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। ओके, तो इसलिए इसका मेरे बच्चों ट्रांसवर्स होगा बी, 4 का बी। चलिए, और इसको दिखाने के लिए मेरे बच्चों पोलराइजेशन यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो ट्रांसवर्स नेचर जो है मैंने बताया लाइट का, ट्रांसवर्स वेव जो लाइट है या अनुप्रस्थ जो भी है, तो पूछता है कि ये कैसे प्रूव हुआ, किस तरह से ये प्रूव हुआ मेरे बच्चों। तो ये प्रूव होता है मेरे बच्चों हमका ध्रुवन से, पोलराइजेशन से। देखिए वही क्वेश्चन भी है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ गुण को निम्नलिखित में कौन सी घटना व्याख्या करता है, यानी कौन सा घटना ट्रांसवर्स नेचर को व्याख्या करता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है,
तो प्रकाश का अनुप्रस्थ रंग कौन सा, क्या पुष्टि करता है मेरे बच्चों, ये देखिए। तो अभी मैंने बताया इसका 6 का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, ध्रुव बनिए, देखिए 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों 7 नंबर, ये देखिए 7 नंबर कह रहा प्रकाश के तरंग गुण से निम्नलिखित में किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, बताइए। प्रकाश के तरंग गुण से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो सुनिए, जो प्रकाश तरंग होता है ना, उस तरंग से आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव को व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सुने होंगे कि जब किसी मेटल पे लाइट टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉन लाइट को लेकर निकल जाता है, तो उसके लिए लाइट को ना छोटा छोटा कण माना जाता है, तरंग नहीं, छोटा छोटा कण माना जाता है, और कण को फोटोन बोलते हैं, आप सुने होंगे। और बोला जाता है कि फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को लेकर के बाहर निकल जाएगा, मेटल से, धातु से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो वही कह रहा है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो अगर प्रकाश को मानेंगे तो कौन सा चीज व्याख्या नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए प्रकाश को कण मानना पड़ेगा, ना कि तरंग मानना पड़ेगा। जब कण मानेंगे तो वो बाहर, तब हमारा मानते हैं कि फोटोन उस कण का नाम रहता है और उससे हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जिसे बोलते हैं। अगला, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बना है, सुनिएगा। तो आप सुने होंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस सर का यही कहना था ना कि जो ईथर कण है, ईथर जहां कुछ भी नहीं है वहां ईथर नाम का पदार्थ होता है, और उसी के कंपन से हमारा चलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए। दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके, बताइए, कला संबंध कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि दो लाइट सोर्स को कब हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट, देख लीजिए, दो लाइट सोर्स को कब कोहेरेंट बोलते हैं बच्चों। तो 9 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, ये देखिए, जब दोनों के बीच कलांतर नियत हो, यानी फेज डिफरेंस जब कांस्टेंट हो तब। याद रखिएगा ये बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, कि दो लाइट सोर्स के बीच फेज सेम नहीं, कई बार बच्चा बोल देता है फेज सेम नहीं, फेज का डिफरेंस सेम हो तब जाके बोलते हैं लाइट सोर्स को बच्चों हम लोग कला संबंध, यानी कि कहने का मतलब फेज जानते हैं ना कि दो से लाइट, इससे भी लाइट ऐसे निकला ये देखिए, इससे भी लाइट ऐसे निकला ये देखिए, तो मान के चलिए ये लाइट का ये बिंदु, ये लाइट का ये बिंदु, तो इन दोनों के बीच जितना कला का अंतर होगा यानी फेज डिफरेंस होगा, हिंदी बोले तो कलांतर होगा, वो कलांतर हमेशा समान होना चाहिए इन दोनों बिंदु के बीच, तब हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश स्रोत दोनों अपने आप में, ये दोनों सोर्स स्रोत कला संबंध है यानी कोहेरेंट है। ओके, तो कोहेरेंट होने के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं बोलने का बच्चों कि फेज सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। इसके बाद, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, तो सॉरी परावर्तन नहीं, अपवर्तन। बी नंबर ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। एक तो देखिए प्रकाश कभी कभी नोकीला कोना से भी मुड़ता है तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में विवर्तन बोलते हैं, विवर्तन। लेकिन एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है उसको अपवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश, हाँ देखिए, प्रकाश तीखे कोर से जब मुड़ती है, देखिए शार्प कॉर्नर से, उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण स्रोत है, मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट कौन है। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, एक ऐसा सोर्स ना या एक ऐसा लाइट जिसके पास सिंगल लाइट हो, यानी सिंगल वेवलेंथ, तो सिंगल तरंगदैर्ध्य, एक तरंगदैर्ध्य बोले तो सर मतलब, तो मतलब आप ऐसे समझना, जैसे व्हाइट लाइट लेते हैं तो व्हाइट लाइट में 7 रंग होता है तो उसमें 7 तरह का तरंगदैर्ध्य हो गया। लेकिन उसी व्हाइट लाइट से सिर्फ रेड ले लीजिए या सिर्फ येलो ले लीजिए तो वो क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट होगा। तो मोनोक्रोमैटिक वो होता है जिसमें सिंगल एक तरह का तरंगदैर्ध्य हो, मात्र एक कलर हो और क्या एक लाइट हो, सिर्फ उस 2-3 का मिला हुआ रूप नहीं हो, सिंगल तरंगदैर्ध्य हो, एक तरंगदैर्ध्य हो या सिंगल वेवलेंथ हो। ठीक है, तो मेरे बच्चों उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका लेजर होता है। ठीक है, 12 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर देख लीजिए। 13 में करा कि तरंग व्यतिकरण में क्या है, वेव इंटरफेरेंस में क्या है मेरे बच्चों। तो 13 का सही आंसर देखेंगे तो वेव इंटरफेरेंस में याद रखिएगा कि तरंग के व्यतिकरण में एक चीज सुने होंगे आप लोग इंटरफेरेंस में, कि कहीं पे काफी ब्राइट मिलता है, ऐसे खूब लाइट वाला, मान लीजिए लाइट मिलता है ठीक कहीं पे, और कहीं पे काला यानी डार्क मिलता है बच्चों, ब्राइट फिर डार्क। ठीक है, फिर ब्राइट मिलता है बच्चों और फिर डार्क मिलता है, यही ना होता है वेव के इंटरफेरेंस में। देखिए ब्राइट मिलता है, डार्क मिलता है, ब्राइट मिलता है, डार्क मिलता है। तो एक्चुअली जहां डार्क मिल रहा है, काला मिल रहा है, वो काला क्यों मिला, क्योंकि वहां वाला एनर्जी ब्राइट के पास आ जाता है उठ करके, या यहां वाला भी डार्क का ब्राइट के पास आ जाता है, इसलिए चमकीला बहुत ज्यादा चमकीला दिखता है और काला एकदम काला।
यानी कहने का मतलब ना कि यहां एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरफेरेंस में। एक जगह का एनर्जी जहां डार्क पैटर्न मिल रहा है यानी काला वाला मिल रहा है, या यूं बोलिए कि जहां ऊर्जा नहीं मिल रहा है, तो वहां में क्या होता है बच्चों कि वहां वाला एनर्जी ना ब्राइट वाले के पास उठ के आ जाता है। समझे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया लग रहा है मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो ना तो लोगों को कभी कभी लगता है कि जहां काला मिला ना वहां ऊर्जा का हानि हो गया, जबकि ऊर्जा हानि नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। ना तो इंटरफेरेंस में एनर्जी का लॉस होता है ना गेन होता है, बस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, पुनर्वितरित हो जाता है। ये देखिए पुनर्वितरित हो जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, यानी लाइट का इंटरफेरेंस कब संभव। इंटरफेरेंस का कंडीशन भी सब्जेक्टिव में भी पूछता है बच्चों। प्रकाश का जो व्यतिकरण पूछ रहा है, इंटरफेरेंस का कंडीशन ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रख लीजिएगा। 14 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा बी हो जाएगा। देख लीजिए, केवल एक ही मूल स्रोत से प्रकाश समान तरंगदैर्घ्य के दो तरंगदैर्घ्य द्वारा, यानी कि हमारा सोर्स एक ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 14 के बाद 15 नंबर देख लीजिए बच्चों। 15 में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है कि यंग के दो रेखा छिद्र प्रयोग में दोनों छिद्रों के सामने दो विभिन्न सोडियम लैंप रख दिया जाता है। तो देखिए भिन्न है, अलग है। व्यतिकरण के कंडीशन में सुने होंगे कि दोनों स्रोत एक ही होना चाहिए। जो आप सुने होंगे व्यतिकरण वाला घटना, इंटरफेरेंस वाला घटना, तो ऐसे दो को जो हम छेद करते हैं पर्दा में और यहां एक प्रकाश का स्रोत रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं दो छेद? क्योंकि इस स्रोत से लाइट इसमें छेद में जाएगा, इससे छेद में जाएगा। अब ये दोनों छेद भी अपने आप में अलग अलग दो प्रकाश स्रोत का काम करेगा। अब इससे अलग लाइट निकलेगा बच्चों और इससे अलग लाइट निकलेगा। देख लीजिए, समझ रहे मेरी बातों को? तो जब इससे अलग लाइट निकलेगा बच्चों तो ये अपने आप में अलग प्रकाश स्रोत का काम करेगा, ये अलग। लेकिन दोनों जो अलग अलग प्रकाश स्रोत है वो एक ही स्रोत से निकलने वाला लाइट है ना, इसलिए हमारा व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण के लिए दोनों स्रोत ना कोहेरेंट, अभी जो मैं बताया था कोहेरेंट यानी कला संबंध होना चाहिए दोनों स्रोत, प्रकाश स्रोत। और कला संबंध दो स्रोत पाया ही नहीं जाता है अलग अलग, उसके लिए एक ही स्रोत को रख के दो को छेद करके बनाया जाता है। दो को छेद करने से दो जगह से लाइट निकलेगा तो दो स्रोत हो गया। और यहां क्वेश्चन में कहा है कि विभिन्न, देख रहे हैं, दो विभिन्न सोडियम लैंप रखा गया है, डिफरेंट सोडियम लैंप। यहां पे अलग सोडियम लैंप, यहां पे अलग सोडियम लैंप। तो क्या इंटरफेरेंस होगा? होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। 15 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये देखिए नॉट ऑफ 10, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं इंटरफेरेंस मिलेगा? क्यों नहीं व्यतिकरण मिलेगा? क्योंकि दोनों अलग अलग स्रोत हैं। और हम लोग जानते हैं कि व्यतिकरण के लिए दोनों स्रोत कला संबंध होना चाहिए, और कला संबंध एक ही स्रोत से निकलने वाला लाइट होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक, चलिए 15 के बाद बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 में क्या कह रहा है? संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितने का होगा? संपोषी जिसमें सबसे ज्यादा लाइट मिलता है बच्चों, तो उसके लिए 0 होना चाहिए, शून्य। आप लोग सुने होंगे 2n पाई एक्चुअली होता है संपोषी के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरे बच्चों कलांतर जो दोनों स्रोत के बीच है या तरंग के बीच है वो 2n पाई होना चाहिए। 2n पाई का मतलब सम संख्या, इवन नंबर। जैसे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो या तो कलांतर यानी फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई होगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 पाई होगा। 3 पुट करेंगे 3 दूना 6 यानी इवन पाई। तो ऑप्शन में तो यहाँ 0 दिया, 0 की जगह पर 2 पाई देता तो भी होता, 4 पाई देता तो भी होता, 6 पाई देता तो भी हो जाता। और वही अगर कंस्ट्रक्टिव की बात ना करके डिस्ट्रक्टिव पूछे, विनाशी व्यतिकरण पूछे, समझ रहे हैं, तो वहां पे 2n प्लस 1 पाई होता है। 2n पाई नहीं, 2n प्लस 1 पाई, याद रखिएगा। यानी कि ऑड पाई, ऐसे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। मेरी बात को समझ रहे होंगे? क्लियर मेरे बच्चों? आइडिया लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर देखिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होना चाहिए। बताइए, संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर क्या होना चाहिए 17 का? तो 17 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा डी होगा। इनमें कोई नहीं है। देखिए, देख रहे हैं, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो हमारा कितना होना चाहिए? इनमें कोई नहीं। क्यों? पथांतर जो होता है वो आपको पता होगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए n लेमडा होता है। n लेमडा यानी 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। तो देखिए, ना तो लेमडा बाई 2 का विषम गुणज है, ना लेमडा बाई 2 का सम गुणज। लेमडा बाई 2 का अगर सम गुणज की बात करेंगे, एक सेकेंड, लेमडा बाई 2 का अगर 2 गुना, 3 गुना, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, फिर भी कुछ कुछ छूट जा रहा है। तो 17 का सही आंसर हमारा मेरे बच्चों, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं
थोड़ा सा इसमें हो गया, देखिए ध्यान से सुनिए। मैं क्या बताया आप लोगों को कि एन लेमडा ना होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन। एन लेमडा मतलब कितना, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, बच्चा लोग 6 लेमडा, यही ना होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन। जी देख लीजिए, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, 6 लेमडा, 7 लेमडा, 8 लेमडा, ऐसा, ठीक है। तो अगर लेमडा बाई 2 का सम गुणज करेंगे तो उसमें ही आ जाएगा। देखिए लेमडा बाई 2 का सम गुणज करिए, सम गुणज मतलब 2 गुना, 2 गुना करेंगे तो 1 लेमडा, ठीक है। लेमडा बाई 2 का सम गुणज मतलब 4 गुना करिए तो देखिए 2 लेमडा आ जाएगा। लेमडा बाई 2 का सम गुणज मतलब 2 4 6 गुना करिए, देखिए 3 लेमडा आ रहा है ना। 1 लेमडा, 2 लेमडा आ गया, 3 लेमडा आ गया, इसका आंसर भी हो जाएगा। ये सब याद करना पड़ेगा, मतलब याद क्या, क्लास जब करते हैं ना वहीं पे पढ़ाया जाता है बच्चों। अगर नहीं पढ़े तो जहां भी पढ़े अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के 2 छिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न के लिए तरंगों के बीच पथांतर कितना होना चाहिए। पथांतर का मान नहीं होना चाहिए। तो अभी जो बोला रचनात्मक व्यतिकरण यानी संपोषी व्यतिकरण को ही रचनात्मक बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही बोलते हैं बच्चों। तो जो मैंने बोला एन लेमडा मतलब 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, एन प्लस 1 लेमडा भी वही आता है 1 लेमडा, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 1 लेमडा, 1 रखेंगे तो 1 0 रखेंगे तो 1 लेमडा, 1 रखेंगे तो 2 लेमडा, 2 रखेंगे तो 3 लेमडा आ जाएगा। 2n प्लस 1 लेमडा। इसका सही आंसर 19 का मेरे बच्चों हमारा डी हो जाएगा। ये देखिए 19 का सही आंसर डी, क्योंकि देखिए लेमडा बाई 2 का गुणज इसमें भी रखेंगे मान तो वही आएगा, ऑड ही आएगा लेकिन वही आएगा, ठीक है। ये लेमडा बाई 2 का ये नहीं होगा। 19 के बाद 20 नंबर देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए, जल्दी बताइए। जब विनाशी व्यतिकरण है उसके लिए पथांतर कितना होना चाहिए। तो बिना एन प्लस हाफ लेमडा होता है, एन प्लस हाफ लेमडा, तो एन प्लस हाफ लेमडा ये बी है। अब पढ़े होंगे एन प्लस हाफ लेमडा, देखिए ना, अगर मेरे स्टूडेंट होंगे तो आपको शायद ना दिखे एन प्लस हाफ लेमडा, लेकिन वही है। एक काम करिए 2 को अंदर डाल दीजिए, 2 को अंदर डालिएगा तो 2n बाई 2 और 1 बाई 2 2 भाग में टूट जाएगा ना। 2 यहां भाग में जाएगा कुल का, तो 2 भाग में टूट जाएगा। तो देखिए यहां से 2 से 2 कट गया तो n प्लस हाफ लेमडा आ गया ना। इसका 20 का भी होगा। चलिए 21 नंबर देख लीजिए, कह रहा फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, फ्रिंज की चौड़ाई किसके किसके बीच की दूरी है। तो जो फ्रिंज बनता है यंग के प्रयोग में उसमें आपको पता होगा कि काला पट्टी भी बनता है बच्चों, उजला पट्टी भी बनता है। तो काला पट्टी और उजला पट्टी के बीच का जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो 21 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा सी। देख लीजिए, इनमें किन्हीं 2 क्रमागत काली या चमकीली पट्टी के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन इतना ही है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, नया वाला प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा। मैं तो आपको साथ हूं ही और मेहनत कर ही रहा हूं आपके लिए और करूंगा ही, और दिल लगा के करूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे बच्चों। थैंक यू बच्चों, दिल लगा के पढ़िए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लाइफ में आगे जाइए।